begin with today's class. अगर if you feel there is no doubt, तो let us try to do some previous year questions and it would be more clear for us कि हमें doubt है कि नहीं है ना? Very good. आओ बच्चों देखते हैं doubts मतलब questions. चलिए 20th क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा. 20th क्वेश्चन. चलिए तो द आंसर इज सी. गैंगेटिक डॉल्फिन इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया. ठीक है, गैंगेटिक डॉल्फिन. वेरी गुड. कहां पे लोकेटेड है? नेशनल एक्वेटिक एनिमल के लिए जो सेंचुरी बनी हुई है, ठीक है, कहां पे लोकेटेड है ये बताइए. क्वेश्चन भी आ सकता है. वेयर इज इट लोकेटेड? वेयर इज इट लोकेटेड? बिहार. यस, विक्रमशिला. विक्रमशिला जो है एक्वेटिक या डॉल्फिन सेंचुरी के अंदर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर. वेरी गुड. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कर. फर्स्ट क्वेश्चन. चलिए तो द आंसर इज बी, केबुल लामजाओ. चलिए, ये जो फ्लोटिंग वेजिटेशन है उसका नाम बताइए. कल बताया था आपको फ्लोटिंग वेजिटेशन जो है उसका नाम क्या है बताइए. फ्लोटिंग वेजिटेशन जो है इसमें, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फ्लोटिंग वेजिटेशन? यस्टरडे आई टोल्ड यू. वेजिटेशन याद है कि नहीं है? हाँ है ना, बताओ. हाँ नहीं है, याद है कि नहीं है? न्यूस्टन ना है. देखो फ्लोटिंग वेजिटेबल न्यूस्टन. जैसे अब अगर मैं आपसे पूछूं मेरा नाम क्या है तो आप बोलोगे होमोसेपियंस. हाँ नहीं ना, तो न्यूस्टन्स. न्यूस्टन्स हो गए होमोसेपियंस टेक्निकल नेम. ठीक है, टेक्निकल नेम. ऐसे ही उस टेक्निकल नेम में अब होमोसेपियन. आप पूछो होमोसेपियन कौन सा होमोसेपियन, तो मेन वुमेन ट्रांसजेंडर ये भी तो होता है ना. बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, वो सब डिफरेंट स्पीशीज है ना होमोसेपियंस की. ऐसे ही बायोडाइवर्सिटी की डिफरेंट स्पीशीज होती है. उनमें जो फ्लोटिंग वेजिटेशन उसको बोलते हैं फुमडीज. फुमडी. जो फ्लोटिंग वेजिटेशन है उसको बोलते हैं फुमडी. कहां पर है? केबुल लामजाओ में. कौन से लेक में है? लेक बताएंगे. लेक, ये तो याद होगा.
लेक भूल गए? लेक भूल गए? लोकटक लेक याद है? कुछ नहीं याद है? वेरी गुड। लोकटक लेक कहाँ पढ़ा था वैसे ही बता दो। छोड़ो छोड़ो, नहीं याद है कहाँ पढ़ा था ये याद है? लोकटक लेक कह रहे हम नहीं खेल रहे, क्या हम नहीं खेल रहे, हम छोड़ के जा रहे हैं इन्वायरमेंट। ऐसे थोड़ी होता है, चीटिंग चल रही है ये तो। हमें तो ये था कि पढ़ाना है, ये तो यहाँ पे तो सब ऊपर से निकल रहा है। लोकटक लेक याद है? कल बताया था, है ना? लोकटक लेक विच स्टेट? मणिपुर। याद है? बहुत साल पहले हमने पढ़ा था रामसर। रामसर लिस्ट किसके लिए होती है? रामसर लिस्ट ये बताइए जरा, रामसर लिस्ट किस चीज के लिए होती है? वेटलैंड्स के लिए। वेरी गुड। अगर वेटलैंड्स जो है इफ दे आर गोइंग थ्रू सर्टेन डिग्रेडेशन, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए अगर हम एक कुछ सिस्टम बनाए, तो उस सिस्टम का नाम क्या था जो इंटरनेशनल सिस्टम बना था? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दोज वेटलैंड्स विच कैन बी which are in critical condition. What is the international system for that? मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड, है ना? मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड था। इंडिया में मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड में कौन कौन से आते हैं? लोकटक लेक, उसके अलावा कोयला दो, एंड तीसरा कौन सा आता था? चिल्का। ठीक है, अब समझ, हमने बोला था ना यूपीएससी को बड़ा प्यार है इन लोकटक लेक से, केबुल लामजाओ से, तो इसीलिए क्वेश्चन आते जाते रहते हैं। ओके, समझ में आ गया? यस, नो? वेरी गुड। और क्वेश्चन करें? हैं? अरे क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, अब यहाँ मजे ले रहे हो? है कि मजे मतलब क्वेश्चन कराओ। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब, ये वाला क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन देखिए, ट्राई टू आंसर दिस। बताइए, गाडगिल कमेटी रिपोर्ट या कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट? आंसर इज डी। ठीक है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की प्रोटेक्शन के लिए एक पैनल बना था, पहले बना था कस्तूरी रंगन पैनल, फिर उसके बाद बना था अ पैनल अंडर द केयरमैनशिप ऑफ माधव गाडगिल, तो दैट वाज द गाडगिल कमेटी रिपोर्ट। ठीक है, ओके। और क्वेश्चंस देखें, और क्वेश्चंस देखें। 12th क्वेश्चन देखिए, 12th क्वेश्चन। क्या आंसर है? डी। नहीं, नेट मीटरिंग जो है इट इज फॉर द सोलर एनर्जी। ठीक है, इट इज द यूज ऑफ सोलर एनर्जी, नेट मीटरिंग यूज होती है। ठीक है, सो जो सोलर एनर्जी आप यूज करते हो उसको किस हिसाब से उसकी कंजम्पशन आप करोगे, वो दैट विल बी थ्रू द नेट मीटरिंग। ओके, याद रखिएगा।
अरे गुड, चलो अब बहुत बुरा फील करा लिया सुबह सुबह, अब आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं। इससे आप एक चीज क्या समझ पा रहे हैं? इससे हम ये चीज समझ पा रहे हैं ना कि रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन इज मस्ट, है ना? ये तो समझ में आया कि इतना पढ़ना इतना जरूरी नहीं है जितना उसको पढ़ने के बाद रिवाइज करना जरूरी है। वेरी गुड। आज पढ़ेंगे बायोजियोग्राफिक रेल्म्स। बायोजियोग्राफिक रेल्म्स, बायोजियोग्राफिक लैम्प्स, रेल्म्स क्या होते हैं कि हम वर्ल्ड जो है, अपने वर्ल्ड को हम कुछ हिस्सों में बांट देते हैं। In the study of environment, we are dividing our world into few areas. जैसे कि कुछ एरिया आर कॉल्ड एज एफ्रोट्रॉपिकल, कुछ आर कॉल्ड एज इंडोमलायन, कुछ आर कॉल्ड एज ओशिनियन, कुछ आर कॉल्ड ऑस्ट्रेलियन, एंटार्क्टिकन, ठीक है, नियर आर्कटिक। ये सब लेम्स में डिवाइड करे गए हैं। अब हाउ मेनी बायोजियोग्राफिक रेल्म्स आर देयर? देयर आर 8 बायोजियोग्राफिक रेल्म्स। देयर आर 8 बायोजियोग्राफिक रेल्म्स which are recognized by WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, तो आप ये मत सोचो अच्छा मतलब अंडरटेकर वगैरह इतने पढ़े लिखे थे। वो WWF वो वाला नहीं है, दैट इज वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन। और ये है क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो कभी आप सोचो कि अरे यार सही है, अगर हम कभी जो IUCN में काम करेंगे वहां पे हो सकता है WWF में वो जो है सब आ भी सकते मिलने, तो वो वाला अलग है। दिस इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्या है ये? दिस इज ऑल्सो एन इंटरनेशनल NGO। इन्होंने क्या करा है? वो एरियाज विच आर हैविंग सिमिलर बायोलॉजिकल एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, जिनकी एवोल्यूशन एक ही तरीके से हुई है और जिनमें डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स का लगभग सेम है, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न लगभग सेम है, उनको रेल्स में डिवाइड किया गया। यानी कि जो कंट्रीज होती हैं, जो कंट्रीज होती है, दीज आर पॉलिटिकल। जो हमारे नेशन स्टेट होते हैं, नेशन स्टेट इज अ पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन और अ पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड। एंड realms क्या है? इट इज एन इकोलॉजिकल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड, इट इज एन इकोलॉजिकल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड। ओके, इंडिया को कितने में बांटा गया है? इंडिया को दो में बांटा गया है। पहला एक तो हिमालयन, दूसरा इंडो मलायन रीजन। हिमालयन इज द पार्ट ऑफ पेली आर्कटिक रेल्म, एंड जो दूसरा है नॉर्थ ईस्ट के बाद जो मतलब हिमालयन के नीचे जो रीजन है, दैट इज कॉल्ड इंडो मलायन रीजन। आपको बस याद रखना है कि इंडिया, हाउ मेनी रेल्म्स आर प्रेजेंट इन इंडिया? तो 2 रेल्म्स। इंडिया इज हैविंग 2 टाइप्स ऑफ रेल्म्स, बायोजियोग्राफिक रेल्म्स। ओके, अब बायोजियोग्राफिक जोन्स में इंडिया को कितनों में डिवाइड किया गया है? नाउ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स। वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी बायोजियोग्राफिक जोन्स? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी बायोजियोग्राफिक जोन्स? बताइए, वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी बायोजियोग्राफिक जोन्स? कि हम नहीं बताएंगे? अभी अभी बताया था, अभी 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 8। किसने करा था? वेरी गुड। किसने किया? अच्छा, स्क्रीन इज नॉट विजिबल, अभी नहीं दिख रहा कुछ भी? ओह माय गॉड, अभी दिख रहा है? अभी विजिबल है? ठीक है, तो वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू बायोजियोग्राफिक जोन्स कितना? 8। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी बायोजियोग्राफिक जोन्स? 3। इंडिया इज वो सॉरी 10। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स। ठीक है, अब कौन कौन से हैं? ट्रांस हिमालयन रीजन, हिमालयन रीजन, ट्रांस हिमालयन सबसे ऊपर वाला, देन हिमालयन रीजन, फिर कौन सा है? डेजर्ट रीजन, फिर कौन सा है हमारा? सेमी एरिड रीजन, फिर उसके बाद आता है वेस्टर्न घाट्स, देन वी हैव डेक्कन पेनिनसुला, then we have Gangetic Plains, then we have our coastal areas, then we have the northeastern area, and we have the islands. ठीक है, तो there are 10 biogeographic zones in India. There are 10 biogeographic zones in India. अब ये क्या है? इसकी आप रीडिंग लगा लीजिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी बायोम में तो पढ़ा हुआ है, वर्ल्ड के बायोम्स में, वर्ल्ड के बायोम्स में तो पढ़ा हुआ है, डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो इसकी आप बस रीडिंग लगाइएगा। इसमें कुछ समझने का कुछ ज्यादा नहीं है, तो बस रीडिंग, क्योंकि ज्योग्राफी में आप ये सब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है? हाँ ना?
ये बताइए कि ट्रांस हिमालय मतलब वाला रीजन बहुत ठंडा है, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन। ये बताइए ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है ये सब? है ना? चलिए, हमें एनवायरमेंट इकोलॉजी क्या समझना है। इंडिया में इफ यू नीड टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द बायोजियोग्राफिक जोन इज देयर एज पर द एरिया। सबसे ज्यादा कौन सा है इंडिया में? डेक्कन पेनिनसुला। व्हेन यू अंडरस्टैंड द स्प्रेड ऑफ द बायोजियोग्राफिक जोन, सबसे ज्यादा है डेक्कन पेनिनसुला एंड उसके बाद है कोस्ट। डेक्कन पेनिनसुला एंड देन द कोस्ट। क्योंकि अभी क्या होगा, कंफ्यूजन क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि 6300 अप्रोक्सीमेटली हमारे यहाँ 6900 7000 मान लेते हैं। 7000 किलोमीटर लंबी कोस्ट है हमारे यहाँ, है ना? तो हम क्या करते हैं कि भैया इसका मतलब कोस्ट बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि इंडिया इज डिवाइडेड, इंडिया इज सराउंडेड बाय ओशन और सी ऑन 3 साइड्स। लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा क्या है? डेक्कन पेनिनसुला, देन सेमी एरिड, गेंगेटिक, हिमालयास, डेजर्ट, वेस्टर्न घाट, ट्रांस हिमालय, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आइलैंड्स एंड कोस्ट। याद क्या रखना है? डेक्कन पेनिनसुला सबसे ज्यादा है, कोस्ट सबसे कम है, आइलैंड से भी कम है। ठीक है, हम अपने दिमाग में क्या लगे, आइलैंड कितने? 2 ही सुने, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, है ना? तो कोस्ट उससे ज्यादा है, ये गलती नहीं करनी है। समझ में आया क्या गलती नहीं करनी है? यस नो? समझ में आया? वेरी गुड, चलते हैं आगे। लेट अस कंटिन्यू। ठीक है, नाउ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है? दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। व्हाट इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? देखिए, हॉटस्पॉट कौन सा होता है? अच्छा, एज अ वर्ड हॉटस्पॉट आपके दिमाग में क्या आता है? बहुत बार सुना होगा, है ना? सुना है या नहीं ना? मोबाइल में सुना है? मोबाइल में सुना है कि नहीं सुना? क्या होता है उसका मतलब? ठीक है, तो मोबाइल में इट इज द प्लेस जहां से आप दूसरे को एक्सेसिबिलिटी दे देते हैं इंटरनेट यूज करने के लिए अपने अपने ही डेटा से, है ना? दैट इज द मोबाइल हॉटस्पॉट। उसमें क्या हो रहा है? you are creating a type of ecosystem, creating a type of ecosystem। Similarly एक इकोलॉजिस्ट हुआ करते थे नॉर्मन मायर्स। एक इकोलॉजिस्ट हुआ करते थे नॉर्मन मायर्स, तो उन्होंने कंसेप्ट दिया था ऑफ हॉटस्पॉट। नॉर्मन मायर्स ने कंसेप्ट दिया था ऑफ हॉटस्पॉट। उस कंसेप्ट में क्या क्या बोला था? दैट द स्पीशीज which are endemic to a region, the species which are endemic to a region and are under constant threat, those areas should be declared as biodiversity hotspots। यानी कि those areas which are extremely rich in terms of biodiversity, those areas which are extremely rich in terms of biodiversity, they have very high endemism। endemism आप समझते हैं, याद है हमने पढ़ा था, endemism मतलब which belongs to that place only, that endemism and are under constant threat, those areas should be declared as biodiversity hotspot। Now which organization has declared biodiversity hotspot? Conservation International। concept was proposed by Norman Myers। ठीक है, the concept was proposed by Norman Myers and the declaration of the criteria for a biodiversity hotspot was provided by Conservation International। ठीक है, अब ये होता क्या है? It is that area which have
एटलीस्ट 1500 वस्कुलर प्लांट्स एज एंडेमिक, यानी कि द क्राइटेरिया इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू द फौना, द क्राइटेरिया इज रिस्पेक्ट टू द फ्लोरा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये आता है that the biodiversity hotspots does not consider the diversity of fauna, true or false? Biodiversity hotspot does not consider the role of fauna, ट्रू और फॉल्स, बताइए। ट्रू, वेरी गुड। ठीक है, तो कंसेप्ट दिया है नॉर्मन मायर्स ने, क्राइटेरिया किसने बनाया है? कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने। इन्होंने क्या बोला है? वेयर दे हैव एटलीस्ट 1500 वस्कुलर प्लांट्स एज द एंडेमिक स्पीशीज एंड 30% और लेस ऑफ इट्स ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन इज लेफ्ट, यानी कि इट इज थ्रेटन्ड, यानी कि वहां पर अप्रोक्सीमेटली 70% या उससे ज्यादा का लॉस हो चुका है, then they will be called as biodiversity hotspot. When there is a loss of more than 70%, then they will be called as biodiversity hotspot. ठीक है, these are the criteria. अब एक क्वेश्चन देखेंगे यूपीएससी में आया हुआ। देखिए 9th क्वेश्चन, देखिए, ट्राई टू सॉल्व 9th क्वेश्चन। नए अटेम्प्ट करेंगे, चलिए। सी, चलिए, वेरी गुड। अब देखते हैं, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इट इज अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल करेक्ट है, इट इज अ ग्लोबल पार्टनरशिप। ठीक है, दूसरा क्या है? द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन। ना 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 ना, ये कहां से आया था? नॉर्मन मायर्स का कंसेप्ट था, कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने इंट्रोड्यूस किया था। इट आइडेंटिफाइज द साइट्स नोन एज रेफर टू इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज, बिल्कुल, थर्ड इज करेक्ट। तो आंसर विल बी सी, 1 and C। अब बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एडिशनल नॉलेज देते हैं। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की हर कंट्री में एक आर्म होती है जिसको वो उस कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस इन दैट कंट्री। इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ठीक है, इन इंडिया दैट ऑर्गेनाइजेशन विच इज द implementation entity of BirdLife International is Bombay Natural History Society, BNHS। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक चले आगे। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं वर्ल्ड में? बहुत सारे हैं, को नहीं याद रहेगा, आपको नहीं याद रहेगा, याद करने की कोशिश नहीं करनी। क्वेश्चन यहाँ था इंडिया में कितने हैं? ठीक है, इंडिया में कितने हैं? 50 बुक्स 50 तरीके का आइडियाज देती है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर रहना है कि दो तो हमें पता ही पता है, पहला वेस्टर्न घाट्स
एंड दूसरा ईस्टर्न हिमालयाज. देयर आर सो मेनी बुक्स विच आर कंसिडरिंग 3, 4, 2, 3, बहुत सारे हैं, लेकिन आपको क्या याद रखना है, वेस्टर्न घाट is the most important biodiversity area in India, and the second is the Eastern Himalayas. Eastern Himalayas. Okay, समझ में आया? चलिए, तो ये जो है ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न, ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न. अब आता है प्रोटेक्टेड एरियाज. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक, ठीक है. इससे पहले आपको जो भी डाउट हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना है. अब से जो शुरू हो रहा है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. क्या आप इन्हें पढ़ने के लिए तैयार हैं? मन में बोलेंगे हाँ हाँ हम तैयार है. वेरी गुड बेटा. प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होते हैं? ठीक है, प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होते हैं? वो एरियाज जहां पे अगर बिना परमिशन के घुसे तो दौड़ा दौड़ा के मारा जा सकता है. ठीक है, ये बात ध्यान रखो दिमाग. वो जगह जहां पर आप बिना परमिशन के घुसे, वहां पर दौड़ा दौड़ा के मारा जा सकता है, या फिर कुछ ना कुछ खतरा हो सकता है. वेरी गुड. अब कुछ एरियाज होते हैं, अब किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? प्रोटेक्टेड एरियाज. अब प्रोटेक्टेड एरियाज ये तो है नहीं कि सोना प्रोटेक्ट करेंगे. इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात हो रही है, तो डेफिनेटली बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है ना, है ना. तो प्रोटेक्टेड एरियाज आर प्रोटेक्टिंग व्हाट? बायोडायवर्सिटी. अच्छा, अब दो तरीके से प्रोटेक्शन हो सकती है. दो तरीके से प्रोटेक्शन होती है. या तो उसको वहीं प्रोटेक्ट कर लो, या फिर अपने किसी एरिया में लाके प्रोटेक्ट करो, है ना. दो ही तरीके हो सकते हैं. या तो आप जो जहां है उसको वहीं प्रोटेक्ट करो. अरे पिक्चरों में देखा है, कहते हैं इनकी जान को खतरा है, अच्छा तो इनको जो है हम प्रोटेक्शन देंगे. अब प्रोटेक्शन के दो तरीके होते हैं. या तो उनके घर के बाहर एक पुलिस वाला खड़ा कर देते हैं, है ना. है तो पिक्चर में यही होता है. वो बेचारा, और वो हमेशा जो है उसको ओवर पावर कर लेते हैं गुंडे. पिक्चर में ही होता है. उसको बोलते हैं इन सीटू, उन्हीं की जगह प्रोटेक्ट करना. दूसरा क्या होता है, उनको भेस बदल के कहीं और ले जाते हैं, दूसरी जगह ले जाते हैं, अपने घर ले जाते हैं, यहां पे तुम सुरक्षित हो, है ना. यहीं पे तो पिक्चरों में गाने आते हैं, है ना. कोई खतरा है, तुम उनको बाइक बैठा के ले आए, अपने घर ले गए और बोले यहां तुम सुरक्षित हो, फिर गाने आते हैं पिक्चर में. वो क्या होता है, वो XC2, मतलब उनके वहां से नेचुरल हैबिटेट से हटा के अपने यहाँ ले आए. ठीक है, अपने यहाँ ले आना. तो देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया. वन इज इन सीटू, मतलब वहीं पर प्रोटेक्शन देना. इन सीटू, इन देयर नेचुरल हैबिटेट. अब नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्शन कहाँ कहाँ दे सकते हो? नेशनल पार्क की तरह दे सकते हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे सकते हो, बायोस्फीयर रिजर्व की तरह दे सकते हो. ठीक है. XC2 मतलब उनको नेचुरल हैबिटेट से बाहर ले आए, जैसे जू. जू मतलब जूलॉजिकल पार्क्स जो होते हैं. ठीक है, जूलॉजिकल पार्क्स. फिर बोटानिकल गार्डन्स एंड सीड बैंक्स. दीज आर द एरियाज जो कि XC2 में आते हैं. इन सबको कौन किसके अंडर आते हैं? दे आर अंडर द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, NBWL, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ. इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हेड्स द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वरना हमारे दिमाग में क्या आएगा? मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज होंगे. अगर हमें ये नहीं पता हो तो बोले वाइल्ड लाइफ मतलब एनवायरमेंट टॉपिक में था, एनवायरमेंट मतलब एनवायरमेंट मिनिस्टर, है ना. लेकिन नहीं, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इज अंडर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. यहां तक समझ में आया है? यहां तक समझ में आया? कह रहे इसी चीज, कौन सा यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा यूपीएससी, है ना. ये बताओ, दिमाग में आ तो रहेगा कि इससे थोड़ी कौन सा क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी.
हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन। डी, चलिए देखते हैं। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ। अच्छा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम जाके रह सकते हैं? बताओ, यस नो। तब ये मत बोलना शेर तो कहीं भी रह सकता है, ये सब मत डालो मार देना कि हम तो शेर है, शेर कहीं भी रह सकता है। ठीक है, तो अभी तो बताया बेटा। देखो, प्रोटेक्टेड एरियाज कौन से, जहां पर जाने में लठ पड़ सकता है, बताया ना। वेरी गुड। नेशनल पार्क जाओगे तो ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ कहाँ है? ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ का क्या मतलब होता है? ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ का होता है जहां पे आप नॉर्मल तरीके से अपना लाइफ जीवन यापन कर सकें, बारात ले जा सकें। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ। आप स्कूल वहां पे हो, है कि नहीं? ट्रेडिशनल है, अर्बन नहीं होता, लेकिन रूरल लाइफ तो हो ही सकती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रूरल लाइफ नॉट ऑलवेज, नेशनल पार्क में नॉट ऑलवेज, बोटानिकल गार्डन में तो हो ही नहीं सकता, है ना। बायोस्फीयर रिजर्व इज द आंसर। क्या हो गया, हमें पढ़ाया नहीं बायोस्फीयर रिजर्व, हमें नहीं पता। ठीक है, चलो ये मान लिया, बिल्कुल मान लिया। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, बिल्कुल मान लिया, है ना। वेरी गुड, 2 ट्राई मान लिए दोनों, अब तीसरा भी मान लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि अगर हमारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन आता तो हम यूं कर लेते हैं। अब चलते हैं आगे। तो प्रोटेक्टेड एरियाज में पहला हम पढ़ेंगे आज नेशनल पार्क। नेशनल पार्क इंडिया में कितने हैं याद करने की कोई जरूरत नहीं, 104 है, क्योंकि आपको याद नहीं रह पाएंगे। ठीक है, कुछ कुछ याद रखने हैं, कुछ कुछ याद रखने हैं, दैट इज हिट एंड ट्रायल, क्योंकि आप सब कुछ याद नहीं रख सकते। ठीक है, दिस इज टोटली अपॉन योर कैपेसिटी, आपको क्या क्या याद है। अब कौन से एक्ट के अंदर बना हुआ है नेशनल पार्क, कौन से एक्ट के अंदर बनते हैं, तो ये बहुत अच्छे से समझिएगा। दैट देयर इज अ एक्ट कॉल्ड एज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जहां पर ये पावर देते हैं फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क टू ओहो स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क इज विद द स्टेट गवर्नमेंट।
नाउ इट इज नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, किस रीजन के लिए, देयर कैन बी एनी रीजन। नेशनल पार्क सिर्फ प्लांट को, सिर्फ एनिमल स्पीशी के लिए नहीं होते हैं। हाँ, वो जो न्यूज में वो याद कर सकते हैं, बात यह है कि कितने याद करोगे, इशू ये कितने याद करोगे, है ना। तो इसलिए सबसे बढ़िया है जो बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा हो, जैसे कि नेशनल पार्क कौन सा न्यूज में रह रहा होगा कि या जू कौन सा याद करोगे जहां पर टाइगर्स को कोरोना हुआ हो, सॉरी लायंस को कोरोना हुआ है, वो वाले जूस याद कर लो, है ना। ऐसे, वरना अदरवाइज देयर इज नो लिमिट टू रिमेंबर सच थिंग्स। और जिस चीज की लिमिट ना हो ना, उसको सबसे बढ़िया चीज है पता करने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, है ना। पता करने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। चलो, लायंस को कोविड कहां हुआ है, कौन से जू में हुआ है? बताओ ना। क्या एनिमल जू में हुआ है, एनिमल जू। अरे एक बार बताओ, हिंदुस्तान में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, किसकी गलती है आजकल, नेहरू की है कि नहीं। याद करने का तरीका, ये भी नेहरू की गलती। नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद, नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में, वहां पर लायंस को कोविड पॉजिटिव हुआ, ठीक है। ओके, वेरी गुड, है ना। अब चलते हैं आगे। स्टेट जो है, ये वाला हमारा सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। नेशनल पार्क सिर्फ एनिमल, नेशनल पार्क्स आर ओनली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ fauna, true or false? National parks are only for the protection of fauna, true or false? National parks are only for the protection of fauna, true or false? False. क्यों? देखो हम क्या देख रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट किस किस रीजन से दे कैन डिक्लेयर अ प्लेस, दे कैन डिक्लेयर अ प्लेस एज अ, they can declare a place as what? A national park, ठीक है, for ecological, floral, faunal, geomorphological importance. अब सेटलमेंट्स एंड प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड नॉट परमिटेड। आप नेशनल पार्क में जाके नहीं रह सकते। लोग कहते हैं अरे लोगों की तो शादी कॉर्बेट में हो जाती है, लोग कहते हैं कॉर्बेट तो बहुत ही मस्त वेडिंग डेस्टिनेशन है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। आपने सोचा हुआ है, पहले बोलेंगे जब मेरा यार उस तरह बारिश करवाएंगे, फिर कॉर्बेट में जाके फेरे ले लेंगे, है ना। ये हमारी प्लानिंग का पार्ट है कि मेरा यार हंस रहा, बारिश की जाए और वो कॉर्बेट में शादी हो जाए, है ना। लेकिन दैट इज नॉट इन द नेशनल पार्क एरिया, दैट इज इन द बफर जोन। तो सेटलमेंट्स एंड प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड इज नॉट परमिटेड। यहां पे हम दिमाग यही लगाते हैं कि कॉर्बेट में तो शादी होती है, इसका मतलब लोग जाके रह सकते हैं, है ना। नहीं, हमें पता है क्योंकि ये दिमाग में आता है। तुमको क्या लगता है, हम लोग जब तैयारी कर रहे थे तब भी तो यही था, वो गाना ही तो नहीं बना था। तब लोगों ने काल पिक्चर देखी थी कि काल काल में हम करे धमाल, पिक्चर आई थी कॉर्बेट में तो उसी पिक्चर। लेकिन सोचो जब घुस जाते अंदर तो अजय देवगन आ जाता और कहता बोलो जुआ केसरी, है ना। वेरी गुड। तो एक्टिविटीज ऑफ सेटलमेंट एंड प्राइवेट ओनरशिप आर नॉट परमिटेड। याद समझ में आ गया, नेशनल पार्क में कुछ भी नहीं उत्पात मचा सकते, ठीक है। नेशनल पार्क में कोई भी उत्पात नहीं मचा सकते। वेरी गुड। आपने तो मतलब ख्याल, मैं बता रहा हूँ ना, कॉर्बेट सुनते सबके दिमाग में ही ख्याल है कि पहले जाएंगे बॉनफायर करेंगे, गिटार पे गाना गाएंगे उनके लिए, है ना। फिर उसके बाद बारिश होगी, वो शादी, वही सब कॉर्बेट का प्लान है। वेरी गुड। अब इसमें क्या है, एक्टिविटीज लाइक ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन आर आल्सो प्रोहिबिटेड। ना तो ग्रेजिंग करवा सकते हो अगर आप ना वहीं पर रह रहे हैं, या ना ही वहां पे लकड़ी काट के ला सकते हैं। कह रहे हैं तो प्लान ही फेल हो गया, हमने तो यही सोचा था कॉर्बेट में छोटा सा घरौंदा बनाएंगे, हम लकड़ियां काट के लाएंगे, वो जो है हमारा प्लान ही तुमने बिल्कुल चौपट कर डाला नेशनल पार्क पढ़ाते हुए। ये भी तो प्लान था ना, लकड़ियां काट के लाएंगे,
है ना। फिर हमारे ऐसे हाथों में छाले होंगे, वो बोलेंगे ओ हो तुम्हारे हाथों में छाले पड़ गए, अपना पल्लू फाड़ के वो हाथों पे जो है पट्टी बांध देंगे, सारे प्लान खराब हो। क्यों? क्योंकि नेशनल पार्क बन गया। और नेशनल पार्क कौन से एक्ट के अंदर आता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, समझ में आ रहा है, याद रहेगा। तो नो ह्यूमन एक्टिविटीज परमिटेड, कुछ भी नहीं अलाउड है, कुछ भी नहीं अलाउड है। अच्छा, उस वो जो अभी इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा था हमने, उसमें अब एलिमिनेट, नेशनल पार्क एलिमिनेट हो गया, ह्यूमन सेटलमेंट लिखा हुआ था, यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट अलाउड नहीं है, तो हट गया। अच्छा, अब आप बोलोगे कि डिफरेंस क्या होता है फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में? तो नो डिफरेंस इज स्पेसिफाइड बाय द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, कोई भी बाउंड्री में अल्टरेशन नहीं कर सकते हैं, except on the recommendation of National Board for Wildlife. And who is heading the National Board for Wildlife? Who is heading the National Board for Wildlife? बताइए। पीएम, वेरी गुड, याद रहेगा, याद रहेगा। अब नेक्स्ट आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कौन से एक्ट के अंदर है? जब डिफरेंस नहीं बताया इसका मतलब एक्ट तो सेम ही होगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, दे आर ऑल्सो providing power for the declaration of certain areas as wildlife protection area, certain areas as wildlife sanctuary। अब ये कौन डिक्लेयर कर सकता है? ये भी पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, किस रीजन के लिए? इकोलॉजिकल, फ्लोरा, फौना, जियोमॉर्फोलॉजिकल इंपॉर्टेंट, सम रिस्ट्रिक्टेड ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ रिस्ट्रिक्टेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है। ठीक है, अलाउड होती है। सबसे बड़ा जो है इसमें डिफरेंस क्या है? नेशनल पार्क एक पर्टिकुलर स्पीशी के लिए नहीं होता है, इट इज द प्रोटेक्टेड एरिया फॉर द होल रीजन। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्पीशी के लिए होती है, जैसे आपने सुना होगा बारासिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना, विक्रमशिला एक्वाटिक, वो गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, है ना, सुना है, सुना है ना ये सब चीजें। तो दीज आर फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशी, नेशनल पार्क आर नॉट। यहां पर ग्रेजिंग और फायरवुड कलेक्शन अलाउड होता है, ग्रेजिंग और फायरवुड कलेक्शन अलाउड होता है। ये क्लियर हो गया है? यस नो, यस नो, बताओ। हमें कोई मतलब नहीं, हमें बताओ कॉर्बेट में कैसे हम बॉन फायर कर पाए, हमें वही सब बताओ, बाकी सब चीजें कोई मतलब नहीं हमको। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क? तो देखिए समझिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको बता दिया, इट इज स्पीशी ओरिएंटेड। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करते हैं, एंड नेशनल पार्क में हम हैबिटेट को प्रोटेक्ट करते हैं। नेशनल पार्क में हम लोग हैबिटेट को प्रोटेक्ट करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती, लेकिन जो नेशनल पार्क है दे हैव फिक्स्ड बाउंड्रीज बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, दे अलाउ सर्टेन रिस्ट्रिक्टेड ह्यूमन एक्टिविटीज। यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्टेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है। ठीक है, ह्यूमन इसमें कोई भी एक्टिविटी अलाउ नहीं होती। ओके, सिमिलैरिटी हमने बताई दी है, बोथ आर अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 72। बहुत अच्छे समझिए, क्वेश्चन आ सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी पावर टू डिक्लेयर एन एरिया एज नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट does not have any power to declare an area as a wildlife sanctuary or national park, as a wildlife sanctuary or national park. True or false? ट्रू। लास्ट लाइन पढ़ो, लास्ट लाइन पढ़ो बॉक्स में। ओ माय गॉड, तो फॉल्स हो गया, फॉल्स हो क्या? ये चीटिंग है, ऐसे थोड़ी होता, हमें तो बताया गया था कि आसान है सब्जेक्ट, ऐसे थोड़ी चीटिंग। अच्छा, आसान नहीं है, दिमाग लगाओ। इंडिया में कोई ऐसी चीज है जो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती?
ये बताओ, इंडिया में कोई ऐसी चीज है जो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती? याद करो बहुत साल पहले जब पढ़ाया था सेंटर स्टेट रिलेशंस, सेंटर स्टेट रिलेशंस, तो बस उसमें बताया था सेंटर के पास बहुत सारी पावर होती है, इसलिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज होना ही नहीं है। क्या क्या ऐसे नहीं मानेंगे हमें, हमें जब तक आप प्रूव नहीं करोगे हम मानते ही नहीं है ना। अभी मिल नहीं रहा है ये वाला क्वेश्चन, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आ चुका है, क्या एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आ चुका है, सब कुछ कर, हाँ ना, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सब कुछ कर सकता है ना, बस यही ध्यान रखना है, यही ध्यान रखना है, और कुछ ध्यान रखना ही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व दो हैं, दे आर बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस, दे आर नॉट अंडर, देखिए नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर अंडर विच एक्ट? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एंड दिस बायोस्फीयर रिजर्व्स आर अंडर यूनेस्कोस मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, एंड उसी की बेसिस पे इंडियन नेशनल बायोस्फीयर प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन द ईयर 1986। On this basis, the Indian National Biosphere Program was initiated in the year 1986. How many biosphere reserves are in India? 18. 11 are recognized under Man and Biosphere Program. अब दिमाग लगाइए, 18 याद करना आसान है, 104 तो नहीं याद कर सकते थे, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो दे आर मोर देन 400, लेकिन हम 18 याद कर सकते हैं, ठीक है, और उसमें जो 11 है रिकॉग्नाइज वो भी याद कर सकते हैं, इसलिए वो हम कर लेंगे। ये क्या करते हैं? दे इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटीज एंड इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। मतलब इनका मेन पर्पस क्या है? जो जहां जैसे रह रहा है ना, जो जहां जैसे रह रहा है वो सस्टेनेबली रहे, जो जहां जैसे रह रहा है वो सस्टेनेबली रहे। अगर आप वहां पे जाके सर्वाइव कर रहे थे एंड यू आर कलेक्टिंग फायरवुड्स, क्योंकि आपकी लाइफ उसी पे डिपेंडेंट है, तो आप वैसे करते रहे, आपकी लाइफ नहीं चेंज करनी है। दिस इज द पर्पस ऑफ अ बायोस्फीयर। इनका तीन मेन पर्पस होते हैं, तीन मेन पर्पस है। पहला, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, दोनों। सिर्फ बायोडाइवर्सिटी पे फोकस नहीं करेंगे, कल्चरल बायोडाइवर्सिटी पे भी फोकस करेंगे। दे आर फोकसिंग अपॉन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इज सोशो कल्चरल एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। मतलब इस तरीके से डेवलप करो जो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है। Then third, they are providing logistic support underpinning development through research, monitoring and education training. मतलब आप उस एरिया में और बेटर कैसे अपने आप को एक कंफर्टेबल सस्टेनेबल लाइफ जी सकते हैं, उसके लिए रिसर्च, मॉनिटरिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? कंजर्व करेंगे, डेवलप करेंगे और सपोर्ट करेंगे, ये तीन चीजें। अब तीन एरियाज होते हैं आपके, देयर आर 3 एरियाज इन योर बायोस्फीयर रिजर्व। देयर आर 3 एरियाज इन योर बायोस्फीयर रिजर्व। तीनों एरिया क्या होते हैं? कोर एरिया। कोर एरिया के अंदर सिर्फ एजुकेशन के अलावा कुछ नहीं कर सकते। कोर एरिया वो होता है जहां पे आप रिसर्च कर सकते हो बस, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते वहां पर। नथिंग इज अलाउड, ह्यूमन इंटरवेंशन अलाउड ही नहीं है वहां पर। कोर एरिया एकदम प्रोटेक्टेड, खतरनाक प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है, ओके। देन देयर इज बफर एरिया, इन दोनों के बीच में। यहाँ पर क्या है? इको टूरिज्म इज अलाउड, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन इज अलाउड, बेसिक रिसर्च एंड ग्रेजिंग ऑफ कैटल एंड फिशिंग इज अलाउड। Then there is transition area. Transition area means the area in addition to the buffer zone. Third जो बाहर का एरिया है, ये ग्रीन, ब्लू एंड लाइट ब्लू। तो इसमें क्या है? एग्रीकल्चर अलाउड है, सेटलमेंट अलाउड है, जोन एक्टिविटीज अलाउड है। यानी कि कोर में
तो क्या एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक नेशनल पार्क हो सकता है? क्या एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक नेशनल पार्क हो सकता है? यस नो, जल्दी बताओ। कैन देयर बी अ बायोस्फीयर नेशनल पार्क विद इन अ बायोस्फीयर रिजर्व? यस। क्यों? कोर एरिया में डाल दो, खत्म कहानी, सारी कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी, है ना? सारी कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी, हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, है ना? तो ये तीन एरिया, कोर, बफर एंड ट्रांजिशन एरिया। यहां पर कोर में कुछ भी अलाउड नहीं है, बफर में एजुकेशन, रिसर्च या इको टूरिज्म अलाउड है, एंड ट्रांजिशन में लगभग मोस्टली चीजें सस्टेनेबल जो है दे आर अलाउड। हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर? ये रहे, याद करिएगा, कोल डेजर्ट, नंदा देवी, रन ऑफ कच्छ, पचमढ़ी, नीलगिरी, अगस्त्य मलाई, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, शीशाचलम और सिमलीपाल, सुंदरबन, अचानकमर, अमरकंटक, पन्ना, नौकरेक, मानस, कंचनजंगा, डिब्रू शिखोर एंड दिहांग दिवा। ठीक है, दिहांग दिवा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। राजस्थान, यूपी, बिहार, ये बड़े स्टेट है जहां पर कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। राजस्थान, यूपी, बिहार, दीज आर बिग स्टेट्स जहां पर कोई बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। महाराष्ट्र में भी नहीं है कोई भी। पहले आंध्र प्रदेश एक हुआ करता था, इसलिए उसमें था। ठीक है, उसमें था। अब देखो कौन से स्टेट हैं जहां पर एक से ज्यादा है। ठीक है, जहां पर एक से ज्यादा है। असम, मोर देन वन, मानस एंड दिब्रू शिखो। मोस्ट आर इन नॉर्थ, नहीं मोस्ट कहाँ है, एक दो तीन चार पांच, पांच ही तो है। एक दो तीन चार पांच, पांच ही तो है, मोस्ट नहीं है। ये ध्यान रखो, असम में दो है, मानस और डिब्रू शिखो। असम में दो है, ठीक है। महाराष्ट्र में भी वो, सॉरी मध्य प्रदेश में दो है, पचमढ़ी है, अचानकमर, अमरकंटक। और तीन, तीसरा पन्ना भी है। अचानकमर और अचानकमर, अमरकंटक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है। ये याद करना है, याद कर लेना, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है। मरीन कौन कौन से? गल्फ ऑफ मन्नार खाली, अंडमान निकोबार मरीन नहीं है, आइलैंड में है लेकिन मरीन नहीं है। ओके। अब दो चीजें होती है, एक होता है कंजर्वेशन रिजर्व, एक होता है कम्युनिटी रिजर्व। कम्युनिटी रिजर्व एंड कंजर्वेशन रिजर्व, इसमें क्या है कि कुछ एरिया जहां पे हम जो है उसको नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्रोटेक्टेड एरिया नहीं बना सकते, लेकिन क्या होता है कि उन एरियाज को हम कंजर्वेशन के लिए रख सकते हैं अगर वहां पर लोग नहीं रहते हैं। तो गवर्नमेंट उन एरियाज को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर सकती है कि दे आर नॉट बीइंग डिक्लेयर्ड एज द नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी or any other area, but though as people are not living in these areas, so government is declaring those areas as conservation reserves. ऐसे ही अगर वो एरियाज जो उन एरियाज के पास में है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में है, लेकिन वो प्राइवेटली ओन्ड लैंड है, तो उनको डिक्लेयर करा जा सकता है कम्युनिटी रिजर्व्स। ठीक है, कम्युनिटी रिजर्व्स। क्या ये किसी एक्ट के थ्रू है? यस, दे आर द पार्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002, यानी कि दे आर द पार्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1970। ठीक है। कम्युनिटी रिजर्व गवर्नमेंट का, वो सॉरी लोगों का, एंड कंजर्वेशन रिजर्व गवर्नमेंट का। कॉन्वेंट, सेक्रेट ग्रुप कुछ ऐसे एरिया होते हैं फॉरेस्ट में या नेचुरल रजिस्ट्रेशन में जिसको लोग वर्शिप करते हैं। ठीक है, जिसको लोग वर्शिप करते हैं, एंड दीज एरियाज आर protected by the local community itself. These are protected by the local community itself. ठीक है, so are they protected areas? Yes. ये जो सेक्रेट ग्रुप्स होते हैं, इन सीटू प्रोटेक्शन है कि एक्स सीटू प्रोटेक्शन, ये बताइए। सेक्रेट ग्रुप्स इज अ इन सीटू प्रोटेक्शन और एक्स सीटू प्रोटेक्शन, बताओ। इन सीटू, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड।
ये दिख रहा है? ठीक है, क्वेश्चन आंसर करिए, थर्ड क्वेश्चन आंसर करिए। आंसर थर्ड क्वेश्चन। डी, वेरी गुड बेटा, ये याद कर लो, यूपीएससी ने 3 बार पूछा है क्वेश्चन, रट लो इसको, 3 बार पूछा हुआ यूपीएससी ने। कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है दैट वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट टू आर्कटिक? द आंसर इज नामदापा। ठीक है, द आंसर इज नामदापा। ये यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस है। दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी। ठीक है, अब इसको अगर हमें नहीं पता तो हम कैसे करेंगे? कंचनजंगा सिक्किम है, सिक्किम में तो ठंड होती है ना, ट्रॉपिकल एरिया थोड़ी है। सिक्किम में ट्रॉपिकल एरिया है कि नहीं है? नहीं है। नंदा देवी में ट्रॉपिकल एरिया है, ठंड है। उत्तराखंड में ट्रॉपिकल एरिया है क्या? बताओ, उत्तराखंड में ट्रॉपिकल एरियाज हैं? नहीं है। न्योरा कहाँ है? दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में ट्रॉपिकल एरियाज हैं? नहीं है। तो नामदापा में ही बचा। ठीक है, लेकिन नामदापा पे भी नहीं है। सारी कर लेंगे तो बेटा आंसर क्या होगा? तो आंसर विल बी डी, नामदापा। याद रख लेना। ठीक है, यूपीएससी ने मारा धप्पा, नाम है धप्पा। ओके, याद कर लेगा तरीका। चलते हैं आगे। चलिए, सीक्रेट ग्रुप्स हो गया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो यूनेस्को डिक्लेयर सर्टेन एरियाज एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है, दे आर द कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। दे आर द कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। कितनी साइट्स हैं? बहुत सारी हैं, मैं याद करने का जो है जरूरत नहीं है, 7 है। बस एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो कंचनजंगा है, इट इज अ मिक्स्ड साइट। ठीक है, इट इज अ कल्चरल एज वेल एज एनवायरमेंटल प्रोटेक्टेड साइट, तो उसको मिक्स्ड हेरिटेज साइट बोलते हैं। ये हिस्टोरिकल, आर्किटेक्चरल, नेचुरल सब चीजों के लिए उसको बोलेंगे मिक्स्ड हेरिटेज साइट। इंडिया में यूनेस्को में कौन कौन सी है? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, कोइरादेव, मानस, नंदा देवी, सुंदरबन एंड वेस्टर्न घाट। कंचनजंगा इज अ मिक्स्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, तो कौन सी मिक्स्ड हेरिटेज साइट? कंचनजंगा। अब कुछ जोन होते हैं दैट आर कॉल्ड एज इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन आर declared under the act which is called as, कौन सा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना? नहीं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इको सेंसिटिव जोन आर डिक्लेयर्ड अंडर एंड रेगुलेटेड अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये क्या है? वो एरियाज जो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल होते हैं एंड जहां पर देयर इज अ नीड फॉर रेगुलेशन ऑफ सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज। दोज एरिया which are ecologically fragile and they need the regulation of certain human activities are called as eco-sensitive areas. Okay, they are declared under Environmental Protection Act 1986। 1986। okay, आप कहोगे ऐसे थोड़ी है ना, ऐसे मानोगे नहीं? क्या मानोगे? कह रहे अब तो आदत बिगड़ गई है ना। अब जब तक हम
क्वेश्चन नहीं देखते हैं हम कर ही नहीं सकते। और ऐसे क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन देखेंगे कि तूफान मच जाएगा, है ना। चलिए, दीवाने हो जाएंगे क्वेश्चन देख देख के। कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे? क्या दिख रहा है? हाँ, स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इको सेंसिटिव दिख रहा है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन तो बड़े आराम से कर लेंगे अब आप। फिफ्थ तो अब बड़े आराम से कर लेंगे, है ना। और सिक्स भी, अब तो आराम से कर लेंगे सिक्स भी, ठीक है। लेकिन कोशिश करिए, पढ़िए। विद रेफरेंस टू इको सेंसिटिव जोन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? दीज आर द एरियाज दैट आर डिक्लेयर्ड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। फर्स्ट सही है? नहीं, इको सेंसिटिव जोन्स आर अंडर ईपीए 1986, ठीक है ना। वेरी गुड। The purpose of declaring eco-sensitive area is to prohibit all kinds of human activity in those except agriculture. तो बेटर नेशनल पार्क में डिक्लेयर कर देंगे इसको। अगर सब बंद करना है, नेशनल पार्क डिक्लेयर कर देंगे। इको सेंसिटिव है, इको सेंसिटिव है, उसको सब बैन थोड़ी करना है, बस उसको ध्यान रखना है थोड़ा सा, है ना, है ना, है ना, है ना। वेरी गुड। तो आंसर विल बी डी। आंसर विल बी डी। तो इको सेंसिटिव एरिया हम समझ गए। अब इन्होंने क्या कुछ गाइडलाइंस दी गई है कि जो एरियाज है इन सिटू होने चाहिए, एंड हर एवरी स्टेट शुड कम हैव अ कमिटी ऑन चीफ वार्डन जो ये काम करे। इसमें तीन टाइप की एक्टिविटीज होनी चाहिए, परमिसिबल, रिस्ट्रिक्टेड एंड प्रोहिबिटेड। एग्रीकल्चर परमिसिबल है, ये तो भी क्वेश्चन में देख लिया। वेरी गुड। रिस्ट्रिक्टेड क्या होती है? कटिंग ऑफ ट्रीज। एंड थर्ड, माइनिंग एंड पोल्यूटिंग एरियाज आर टोटली बैंड। माइनिंग एंड polluting areas are totally banned. समझ में आ गया? वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। कुछ होते हैं फिर कोस्टल रेगुलेशन एरिया। हम सिर्फ लैंड को रेगुलेट नहीं करेंगे ना, हम सिर्फ लैंड को रेगुलेट नहीं करेंगे, हम लोगों को कोस्टल एरियाज को भी तो रेगुलेट करना है। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे आर अंडर द कोस्टल रेगुलेशन जोन्स, ठीक है। दे आर द कोस्टल रेगुलेशन जोन। अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट ने क्या किया है कि टेरिटोरियल वाटर लिमिट तक जो एरिया है दैट विल बी डिक्लेयर्ड एज कोस्टल रेगुलेशन जोन, ठीक है। कोस्टल रेगुलेशन जोन क्या होते हैं? कोस्टल रेगुलेशन जोन, ये आर डिवाइडेड इनटू दोज एरियाज व्हिच आर इकोलॉजिकली सेंसिटिव, these are ecologically sensitive, or which are under the intertidal zones, ठीक है। intertidal zones, these are CRZ1, coastal regulation zoning 1। दूसरे क्या होते हैं? दो areas which are closer to the shore lines, ठीक है, which are closer to the shore lines, और वो किसी म्युनिसिपल एरिया की लिमिट में आते हैं, ठीक है। पहला तो इको सेंसिटिव एरियाज आ गए, ठीक है। दूसरा विच आर अंडर द म्युनिसिपल लिमिट्स ऑफ सर्टेन अर्बन एरियाज। थर्ड होते हैं विच आर अनडिस्टर्ब, लेकिन मतलब जहां पर ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन दे आर नॉट अंडर द CRZ1, वो सॉरी CRZ2, दैट इज कोस्टल रेगुलेशन जोनिंग 2। दोज एरियाज जो किसी म्युनिसिपैलिटी के अंदर नहीं आते। पहला कोस्ट के जो एरिया जो इको सेंसिटिव है, दे आर CRZ1। दूसरा, those areas which are under the municipalities which are called as CRZ2।
Rural areas which are not under any municipalities or any other authority, these are under CRZ 3. अब CRZ 3 में दो एरियाज होते हैं, कुछ जहां पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 2161 से कम है, दूसरा जहां पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 2161 से ज्यादा है। तो जहां कम है उनको बोलेंगे CRZ3B, जहां पर ज्यादा है CRZ3A। कुछ भी समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। CRZ4 है जहां पर वाटर की लिमिट होती है, CRZ4B है जहां पर लो टाइडल जोन से हाई टाइड जोन के बीच में भी जो है अपोजिट साइड ऑफ बैंक पे माउथ ऑफ द वाटर बॉडी पे लोग रहते हैं। कोई भी याद करने की जरूरत नहीं, याद करने का टाइम आ गया। अब ये क्या है, सीआरजेड में कुछ चेंजेस करे गए हैं, सीआरजेड में कुछ चेंजेस करे गए। क्या चेंजेस करे गए हैं? पहला, जो हाई टाइड लाइन थी वहां से, हाई टाइड समझते हैं, पानी आया, समुद्र में पानी आया, एक ऐसा एरिया तो जहां तक मैक्सिमम पहुंचता है उसके आगे नहीं पहुंचेगा, दैट विल बी कंसीडर्ड द हाई टाइड लाइन। तो पहले क्या होता था, उस हाई टाइड लाइन के 200 मीटर तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं अलाउड थी, ठीक है। 200 मीटर तक कोई कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं थी, अब वो 50 मीटर को रिड्यूस कर दिया है, मतलब HTL से 50 मीटर के बाद आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। ओके, 150 मीटर का एरिया इन्होंने कम कर दिया, कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं थी। प्लस नो डेवलपमेंट जोन जो है, नो डेवलपमेंट जोन कम कर दिए। पहले वो जो नो डेवलपमेंट जोन थे वो 200 मीटर तक अलाउड नहीं थे, अब 50 मीटर तक अलाउड नहीं है। देन जहां पर CRZ-B यानी कि जहां पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 2161 से कम है, वहां पे अभी भी 200 मीटर ही हाई टाइड लाइन तक आप कंस्ट्रक्शन आपकी बैन है, ठीक है। क्लियरेंसेस नीडेड कहां होंगे? सिर्फ दो जगह होंगी यार, एक तो इको सेंसिटिव जोन में क्लियरेंस चाहिए, ठीक है। चौथा, जो वाटर बॉडीज वाला एरिया, CRZ4 क्या है? दोज एरिया विच कंट्यूज वाटर एरियाज, ठीक है, वाटर एरियाज, वहां पर आपको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट की क्लियरेंस चाहिए, अदरवाइज आप अपना मस्त काम कर सकते हैं, ठीक है। नो डेवलपमेंट जोन 20 मीटर तक है हर आइलैंड के लिए, किसी भी आइलैंड के 20 मीटर की कोस्ट के अंदर तक और कोस्ट के आगे तक नो डेवलपमेंट जोन है। डिफेंस और स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट के लिए कोई भी इन सब की जरूरत नहीं है, उसके लिए आप बिना उसके भी काम कर सकते हैं, ठीक है। उनको नेसेसरी डिस्पेंशन दे दिया गया है। दीज आर कोस्टल रेगुलेशन। सो क्वेश्चन नहीं आया है, इससे आता भी है तो ऐसा क्वेश्चन आता है जो आप बहुत आराम से कर लेंगे, क्योंकि दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स, है ना। कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है? तो कोस्टल रेगुलेशन जोन से नहीं आया है। कोस्टल रेगुलेशन जोन कौन से एक्ट के अंदर है? कोस्टल रेगुलेशन जोन कौन से एक्ट के अंदर है? बताओ बताओ बताओ, ये क्वेश्चन अच्छा है। कोस्टल रेगुलेशन जोन कौन से एक्ट के अंदर है? तो बेटा, इको सेंसिटिव जोन जब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है तो कोस्टल रेगुलेशन जोन भी तो इको सेंसिटिव एरियाज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो इको सेंसिटिव एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, कोस्टल रेगुलेशन जोन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ओके ओके, समझ में आया? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एटीन्थ क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन।
हाँ जी, आंसर क्या है इसका? आंसर विल बी सी, आंसर विल बी सी, दोनों में सही है। स्टेट द रिक्वायरमेंट पब्लिक पार्टिसिपेशन, दो बोथ आर करेक्ट, ठीक है, बोथ आर करेक्ट। ये तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो है वो भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही आती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, इट इज आल्सो अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। यहां तक समझ में आया है? कोई डाउट है? मुझे पता है एनवायरमेंट इकोलॉजी थोड़ा सा आपको हैवी हो जाता है क्योंकि इसमें समझने का कम हो गया है पोर्शन, है ना, रटने का ज्यादा लगने लग गया। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमें रटना ज्यादा ना पड़े एंड समझने से ही काम, ठीक है। विल कंटिन्यू ऑन मंडे, विल कंटिन्यू ऑन मंडे। तब तक रिवाइज करते रहिए, पास्ट ईयर क्वेश्चंस करते रहिए, खुद से भी कुछ क्वेश्चंस लेकर आइए, ठीक है, हमें अच्छा लगेगा। ओके, विल कंटिन्यू ऑन मंडे। थैंक यू। 11 o'clock मंडे को भी 11 o'clock, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 11 o'clock टाइमिंग ठीक है। अभी तो कॉलेज वगैरह या कुछ और भी नहीं हो रहा होगा ना, तो अभी तो फ्री है 11 o'clock, ठीक है। विल कंटिन्यू 11 o'clock। थैंक यू वेरी मच।